मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। एनडीए में आप जो है फिर से टॉपिक डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले और उसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं और आई होप कि आप लोगों ने उनको सॉल्व किया होगा। ठीक है, कोई समस्या हो मिस्टर कौशल तो आप जरा आज बता सकते हैं। इसके बाद मैं आगे जो है नए सिरे से मैं एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसकी चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बताए। क्यों भाई, किसी को कोई समस्या है? प्रॉब्लम नहीं हो रही? समझ में नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, या सुनाई नहीं दे रहा है कौशल को। अनुज तिवारी एंड कौशल, यदि किसी को कोई विशेष समस्या हो तो पूछ सकता है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन होता है वो नंबर एक, राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर घंटी बता देता हूँ आपको। दूसरा है जैसे वर्तमान और विकासमान, वर्तमान विकासमान। इसके बाद स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, और फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट, मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं। और नेक्स्ट आपका है अप्रॉक्सीमेशन। ये कुछ टाइप्स है, मतलब इन जगह पर हमारा डिफरेंशिएशन यूज होता है। डिफरेंशिएशन को हम जो है तीसरे तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद तो ड्रॉलिंग थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम भी है जिन पर हम उनको अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि राशियों के परिवर्तन की दर, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी राशि है उसको उसके परिवर्तन की दर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि ds अपॉन dt ये डेरिवेटिव है। यहाँ पे s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका मतलब होता है समय t। समय t, समय t पर चलेगी दूरी l के परिवर्तन की दर। समय t पर चलेगी दूरी l के परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे dy अपॉन dx है तो x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y की परिवर्तन की दर। जैसे हम कहते हैं कि dy बाई dx लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर। x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को डिफाइन करता है। जैसे हम कह देते हैं dx अपॉन dt,
तो टी के सापेक्ष एक्स की परिवर्तन की दर होती है dy/dt, टी के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर होती है। तो ये परिवर्तन की जो दर है, राशियों की परिवर्तन की दर, वो डेरिवेटिव आएगा, इस बार डेरिवेटिव, इस बार डेरिवेटिव, इस आल्सो बार डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन in the change of the वेरिएबल। तो नेक्स्ट हम जो है इसके क्वेश्चन लेते हैं राशियों के परिवर्तन की दर के, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। आवाज आ रही किसी को कि नहीं आ रही भाई? एक बार और बोलें मिस्टर कौशल। जी सर, रुक रुक आवाज आ रही है, हेलो, साफ नहीं आती आवाज। आवाज बहुत धीमे आ रही लगता है कुछ। जी, हेलो, रुक रुक कर सर आती है। हाँ इतनी सुनाई नहीं दे रही लग रहा। हेलो, बोलें अब। रुक रुक कर सर आवाज आती है। अच्छा, रुक रुक करके आती है। जी उसका मतलब कि और थोड़ा सा बहुत धीमे हमें सुनाई दे रही है अभी जो है, सही अभी जो है जी बहुत। और बोले एक बार, थोड़ा सा आवाज बहुत धीमी आ रही है। और बोले एक बार, थोड़ा जी धीमी आ रही है। जी, अब सही आ रही है सर। सही आ रही है। जी तो चलिए देखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कैसा है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें एक कहा है, हेलो, उसमें जी कहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। कुछ क्वेश्चन हम इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो जरा बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल बताएगा कोई? इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर। और परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या r के सापेक्ष। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA अपॉन dr, dA अपॉन dr, dA अपॉन dr बताइए कितना है? r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पाई r हो जाएगा। तो ये r के सापेक्ष क्या होगा परिवर्तन की दर, लेकिन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो dA अपॉन dr कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 5 अर्थात सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के पास पड़ता है, ठीक है? समझ में आया ये क्यों? हेलो, जी जी सर, आ रहा है समझ में। अच्छा आ रहा इसको है। नोट करना है।
नोट हो गया? जी। दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है एक घन का आयतन। दूसरा क्वेश्चन है एक घन का आयतन एक घन का आयतन दिया गया है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। ये कह रहा है कि एक घन है, क्या है? घन है। घन में जो भुजाएं होती हैं सब इक्वल होती हैं। उसमें उसने दे दिया कि आयतन इस तरीके से बढ़ रहा है। ये ट्री आयतन दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें दिया गया है dv अपॉन dt की वैल्यू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है। ठीक है। और कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। घन का, चलिए आयतन लिखते हैं। तो हम कहते हैं घन का आयतन, ये कितना होता है? घन का आयतन होता है आपका भुजा का 3। तो भुजा कितनी ले ली हमने? x ले ली मान लो जी। तो x 3 हो जाएगा। तो dv अपॉन dt निकालेंगे तो क्या मिलेगा? x क्यूब पर x क्यूब 3x स्क्वायर इनटू dx बाई dt। ये dv अपॉन dt निकला। आवाज आ रही है? dv अपॉन dt गिवन है जी। कितना है? 9 तो 3x स्क्वायर तो dx dt कितना आएगा? 9 अपॉन 3x स्क्वायर 3 9 3 अपॉन x स्क्वायर। क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? या कोई अपना स्पीकर खोले है तो बंद कर दे। यदि इसको आवाज ना आ रही हो तो बताए। ये dx बाई dt की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब पृष्ठ चाहिए तो मुझे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू कितना होता है? कितने पृष्ठ होते हैं? देखो ये आपका कमरा जो होता है वो घनाकार ही होता है। 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होते हैं टोटल मिला के। एक पृष्ठ का एरिया होता सर है 6 गुणे 6 गुणे भुजा हाँ एक्स वाली स्क्वायर। साइड वाली हुई है तो 6 इसका के परिवर्तन करना है। तो ये अपना इसका हो जाएगा dt इक्वल टू 6 पाई बाय dt स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन तो 6 into 2 और dx बाय कितना? dt 6 या 12 into dx बाय dt आ जाएगा। अब dx बाय dt की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है। देखो कितनी है? यहाँ रखो 12 into 3 by x square. This is called dA upon dt. तो 12 मीटर मतलब ये कितना होगा? 12 किसका? x स्क्वायर। ठीक है। अब x की वैल्यू उसने कर ली, लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर।
तो यदि x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो फिर ds का रेडियस कितना आ जाएगा? यह जाएगा 36 बटे 12 गुनी 12। 12 का वर्ग हो जाएगा तो 12 गुनी 24, 12 3 36, 12 1/50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ जाएगा आपका। तो एरिया हमारा इधर 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको? सर दिख भी रहा है, वीडियो भी साफ चला, बस आवाज बस नहीं साफ आ रही सर। आवाज जी हेलो हेलो आई आवाज? नोट करिए इसको। हो गया? नोट हो गया सर। हेलो, जी सर। आवाज अभी भी तुम्हारी आवाज करकरा रही है। अब सही आ रही है सर। सही है अब? जी अब आपकी सही आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर अब सही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। जी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। आप लोग बुक्स लेकर पढ़ते रहिए और कोई समस्या हो तो पूछते रहिए। अगला क्वेश्चन है, हवा में बुलबुले की त्रिज्या 1/4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, हवा में एक बुलबुले की त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है।
इधर से बढ़ रही है जबकि जब बढ़ रही है बुलबुले का आयतन के इधर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस तरह से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि आर बराबर 1 सेंटीमीटर। आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये आपको निकालना है। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन समझ आ रहा है। हमें कहा है बुलबुले की त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या क्या होती है, आर हनुमान चेक कर लेते हैं मान बुलबुले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर सेंटीमीटर डी आर बाई डी टी इंक्रीज कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। तो बुलबुले का जो आयतन होगा, बुलबुले का आयतन ही इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब। अब किसके रिस्पेक्ट में है, देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन dt दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन dt। दिस 3 क्या हो गया, कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर पाई। ठीक है। अब समस्या क्या है, आई की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है अभी से, तो इसमें आयतन का जो परिवर्तन है वो आ जाएगा, 4 पाई आर का वैल्यू मीटर स्क्वायर इनटू डी आर पाई dt है 4 बाई only 1/4 है। तो ये आ जाएगा 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आयतन है 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। बुलबुले का जो आयतन बढ़ेगा वो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्लियर। समझ में आ रहा है। जी। जी सर, नोट हो गया। हेलो। जी।
जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, तो सुनाई दे रहा है? जी सर, सुनाई देता। नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा है सर। अच्छा। हेलो। जी सर। अच्छा, अब ऐड हो गया। अब आवाज़ आ रही है? हो सकता है जी सर, डिस्टर्ब हो अब जाता है बीच बीच में। क्लियर है? जी सर, अब क्लियर आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तो ये नोट कर लिया आपने? जी, नोट कर लिए। अच्छा, तो एक तो क्वेश्चन और लेते हैं हम। जी। इसके बाद ये परिवर्तन की दर जो राशियों की है, इनको आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा है कि एक 13 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है। एक 13 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा सीढ़ी के नीचे का सिरा सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश जमीन के अनुदिश 4 मीटर पर सेकंड की दर से 4 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन से दूर खींचा जा रहा है। जमीन से दूर खींचा जा रहा है। दीवार पर उसकी ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। दीवार पर उसकी ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। जबकि सीढ़ी का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर। सीढ़ी का निचला सिरा, कौन सा? निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक दीवार बनाई और ये जमीन है और एक ये सीढ़ी लगा दी गई। समझ रहे हैं? तो ये ए, बी और सी, समझ रहे हैं? अब इसमें सीढ़ी को हमने क्या किया, इधर से खींचना प्रारंभ किया, तो ये ऐसी हो जाएगी, ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से मतलब कहने का, यहाँ की ओर बढ़ाएंगे तो इधर की ओर क्या होगी, घटेगी, और इधर की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? हेलो जी। कौशल,
जी तो सर। हमें कह रहे हैं, आपने देखा होगा गांव में सीढ़ी लगाई जाती है दीवार में, और नीचे का सिरा पकड़ के मैं खींचूंगा तो ऊपर का सिरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब ऊपर का सिरा नीचे आएगा तो घटेगा, नीचे का सिरा इधर जाएगा तो बढ़ेगा। तो यदि मैं कह देता हूँ कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, और ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y है, और सीढ़ी कितनी लंबी है, 13 है, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 मीटर है, सॉरी 13 सेंटीमीटर ना होगा कि 13 मीटर होगी, 13 मीटर है बेटा, क्योंकि भाई यूनिट चेंज हो जाएगी। तो 13 मीटर हो जाएगी इसकी सीढ़ी की लंबाई। और क्या दिया है, और उसने दिया है सीढ़ी नीचे का सिरा जमीन के अंदर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से क्या हो रहा है, दूर खींचा जा रहा है। नीचे वाला सिरा जो x है, इसकी दर कितनी दी गई है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहां पे समकोण त्रिभुज लगेगी पहले। कौन सी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जानते हैं आप लोग, AC माने 13 का स्क्वायर, AB माने x, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर आएगा 169। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt समझ रहे हैं। 2x dx बाई dt और 2y dy बाई dt, दिस इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dt चाहिए। क्या चाहिए, dy अपॉन dt। एक मिनट, केवल हमें dy अपॉन dt निकालना है, क्योंकि हमें परिवर्तन किस में निकालना है, y में, और y वाला परिवर्तन नीचे आएगा तो परिवर्तन होगा। इसमें हमें दिया क्या गया है, dx बाई dt की वैल्यू गिवन है, बोलो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मिस्टर कौशल जी। अच्छा, समीकरण नंबर 1 में देखिए, समीकरण 1 से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस 2x, एक्स का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, तो फिर एक्स का करेंगे तो dx बाई डी टी आएगा। तो ये dy बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस 2x, 2 कैंसिल कर दो, तो माइनस का आएगा x अपॉन रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी। अब देखो x की भी वैल्यू दी गई है, उसने कहा 5 मीटर नीचे की ओर जो है हम खिसकाते हैं, और dx बाई डी टी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस का 5 बटे अंडर रूट 169, 5 का वर्ग 25 इंटू कितना आ रहा है 4, इसकी वैल्यू दी गई है 4। 169 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि नीचे की ओर आ रही है, ये ऊपर वाली सीढ़ी नीचे की ओर आ रही है, इसलिए वैल्यू कहे में आएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस की देखो आ भी रही है, -5 अपॉन रूट 9 में से 4 गए 5 गए, कितना बचेगा 4, 6 में 2 गए 4, 1 इंटू कितना बचा 4 बराबर -4 5 से 20 कर दो, और ये तो 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, 5 बटे 3, -5 बटे 3 मीटर पर सेकेंड,
ध्यान दीजिए, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ऊपर से नीचे की ओर खिसक रही है, नेगेटिव होगा। ऊपर से नीचे की ओर खिसक रही है तो नेगेटिव आएगा -5/3 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? हेलो, आ गया सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। ये जो मैंने बताया है ये सीढ़ी को खिसका करके बताया, इधर की ओर बढ़ रही है और इधर की ओर नीचे की ओर आ रही है। जब नीचे की ओर आएगी तो डिक्रीज होगी, इधर बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है y की, तो इनकी माइनस का आ रहा है, x बढ़ रहा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है। क्लियर है? तो इसको करने का पूरा करिए, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया? हेलो, नोट हो गया? हो गया सर। कौशल, जी अनुज सर। तिवारी, तो दिख रहा है ना सही से? जी सर, देख रहा है। तो फिर देखिए भाई, आगे जो है ये अब हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अब आपका वर्धमान और ह्रासमान। जी। अब इस तरह से आप परिवर्तन की दर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी। एक दो टॉपिक तो खत्म ही कर दें इसके, तो कम से कम 4-5 टॉपिक हैं इसमें, तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो पूरे करेंगे। इनके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। एग्ज़ाम है कब? एनडीए का एग्ज़ाम है आगे कभी? 14 नवंबर को है सर। अच्छा अच्छा। देखो भाई, अगला टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान।
वर्धमान को कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। हिंदी में कहते हैं ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो देखो ये होता क्या है, कोई फंक्शन है किसी भी इंटरवल ए बी पर, तो जो भी फंक्शन आपका ह्रासमान, जैसे हम कहते हैं कि fx1 है, ये fx1 इज लेस देन fx2 इज लेस देन fx3, ये डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। fx1 से fx2, ये फॉर ऑफ x1 इज x2, मतलब x1 और x2 बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं हम क्या है, इंक्रीजिंग। क्या है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग है और केवल ग्रेटर लगा है तो स्ट्रिक्टली कहते हैं। यदि इसमें इक्वल भी लग जाए तो ये केवल इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो ये स्ट्रिक्टली नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है केवल इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंग बस, सॉरी, निरंतर वर्धमान जिसे कहते हैं हम, निरंतर वर्धमान। तो हम इसमें 2 पॉइंट बताते हैं, 2 क्या 4 पॉइंट हो जाएंगे। इसमें जो लगाने वाला प्रोसेस है वो हमारा फर्स्ट नंबर है कि हम कहते हैं कि f डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव यूज होगा। यदि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब f डैश एक्स का मान 0 से कैसा मिलता है, बड़ा होता है इस इंटरवल पर, तो हम उसे कहते हैं कि फंक्शन f एक्स इज इंक्रीजिंग, देन f एक्स इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग में आया, क्योंकि देख रहे हैं कि केवल ग्रेटर लगा है, तो स्ट्रिक्टली कह सकते हैं हम। कैसी इंक्रीजिंग है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग यदि हम इक्वल लगा दें तो इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड नंबर, यदि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, तो हम कह सकते हैं कि f एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौशल समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? तीसरा नंबर है, यदि f डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 होती है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई इंटरवल ए बी है, तो हम कहते हैं कि f एक्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग माने ह्रासमान। चौथा आएगा, यदि f डैश एक्स इज लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, तो हम कहते हैं कि f एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कितना समझ में आया कि नहीं आया, ये जरा नोट करना है आपको। जी।
हो गया बेटा? जी हो गया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी में। क्वेश्चन है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स, देखना एफ एक्स की वैल्यू दी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। अब इसमें बताना है कि x बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, निरंतर ह्रास वर्धमान है। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू आर के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस कितना आएगा, 4। और क्यों भाई, आ जी। जाएगा? अब चूंकि एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है ग्रेटर देन 0, 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। इसको हम 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब बेटा इसको ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है x के सभी मानों के लिए। कैसे चेक कर ले, क्योंकि नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो x के कुछ मानों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर तो हमारा नेगेटिव भी होता है ना। रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, रेशनल भी होता है, सभी में होता है। इसलिए हम कैसे मान जाएं, तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर दीजिए, x² माइनस 2x प्लस 4/3, ये हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, समझिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कहेगा, इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/3, तो ये बेटा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। अब आप इसमें x का कोई भी मान रख दो, ये पॉजिटिव मिलेगा, चाहे नेगेटिव रख दो, चाहे पॉजिटिव रख दो, चाहे रेशनल रख दो, कोई भी वैल्यू आप इसमें रख दो x की जगह पर, ये पूरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यदि मिल रही है तो फिर क्या कहेंगे कि x के सभी मान के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जी, निरंतर नहीं समझ में आया? निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स जो मैंने निकाला है उसको मैंने दिखाया कि वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, चाहे उसमें x के जो भी मान रख लें, कोई भी रियल नंबर रख दो x की, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, 0 से बड़ी ही मिलेगी, 0 से छोटी नहीं मिलेगी किसी भी दशा पे। ठीक है? नोट कर लिया? जी। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। उसमें कहा, उसने सिद्ध करिए, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपका एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है और फर्स्ट नंबर कह रहा है, बताइए कि ए 0 से पाई में ये निरंतर क्या है, ह्रासमान है। कॉस एक्स आपका 0 से पाई ओपन इंटरवल निरंतर क्या है, ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान समझ रहे हैं ना? ये
चेक करना है हमें पाई से 2 पाई पर ये निरंतर कैसा है, वर्धमान है। और तीसरा नंबर कह रहा है 0 से 2 पाई पर ये क्या है, ना वर्धमान है और ना ही वर्धमान है, ना ही ह्रासमान है। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्या करना है कि ये जो cos x है इस इंटरवल पर ह्रासमान होना चाहिए, इस इंटरवल पर वर्धमान होना चाहिए और इस इंटरवल पर ना वर्धमान होना चाहिए और ना ह्रासमान होना चाहिए, ना इंक्रीजिंग हो और ना डिक्रीजिंग हो। समझ रहे हैं? तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शन f(x) = cos x है। तो भाई f' निकाल लीजिए। f' क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। अब चूंकि हमें ये देखना है कि निरंतर ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होता है, निरंतर फॉर, यहां लिख देंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, ये होता है f' कैसा होता है, लेस देन 0, मतलब माइनस साइन x इज लेस देन 0। इनइक्वलिटी में जब माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड, तो साइन x इज ग्रेटर देन 0। अब साइन x 0 से बड़ा कब मिलता है बताएंगे। साइन x जो हमारा है वो 0 से बड़ा मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 0 से लगा के यहाँ सेकंड थीटा इज इक्वल टू पाई तक जाता है, ये पूरा होता है। मतलब साइन इस दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मालूम है कि नहीं मालूम? तो ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर किसमें, x बिलोंग करेगा 0 से पाई में। तो हम ये कहेंगे कि 0 से पाई में फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली ये माइनस लेस देन था ना, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन था तो ग्रेटर देन लगाया, और ग्रेटर देन लगाया तो क्या हो गया, ये तो फंक्शन डिक्रीजिंग का ही है ना। हाँ, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। नहीं समझ में आया? जी, निरंतर ह्रासमान। क्यों भाई? हाँ, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान। और ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका। सेकंड नंबर आप करेंगे। सेकंड में आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली क्या करना है, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। तो जब जो है निरंतर वर्धमान होगा, कैसा होगा, निरंतर वर्धमान, तो f' का मान कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। f' ग्रेटर देन 0, तो f' की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन है, माइनस साइन x ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई कराइए तो साइन x इज लेस देन 0 मिलेगा। अब जरा बताइए कि साइन x लेस देन 0 है तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, ये पाई से 2 पाई, इधर ये दोनों, तीसरे वाले में और चौथे वाले में, दोनों में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। अब x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई पर इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इफेक्ट आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, निरंतर वर्धमान। कहाँ पे हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई पे। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि 0 से पाई पर वो डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई पर वो इंक्रीजिंग है। तो 0 से 2 पाई पर क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। यहाँ तक आपको 0 से पाई में आपको क्या मिल रहा है, ह्रासमान, मतलब इंक्रीजिंग मिल रहा है, डिक्रीजिंग, और इसमें इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो जब हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे होता है, तो हम 0 से 2 पाई पर कहेंगे कि आधे तक डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है, आधे तक डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा वैसे,
आधे तक क्या है डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। इस तरीके में फंक्शन पूरे में ले लिया जाए। पूरा इंटरवल कौन सा 0 से 2 पाई पे हम यही कहेंगे कि ना इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि कुछ दूर तक डिक्रीजिंग है, कुछ दूर के बाद फिर इंक्रीजिंग होता है, तो क्लियर नहीं होता हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इसलिए हम उसको ये कहेंगे कि ना डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। तो ये आपका जो इंटरवल है 0 से 2 पाई, इस पर फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होगा और ना ही इंक्रीजिंग होगा, ना वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। समझ में आया? जी सर। अच्छा, इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया सबका? जी। तो देखिए, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन भी होते हैं, जिनको हमें दिखाना होता है, या वो पूछता है कि ये किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा। अभी तक इंटरवल दे दिया है, इसने प्रूव करने के लिए कहा था। इससे पहले वाला जो हमने बताया था वो किस पे कह रहा था, रियल नंबर्स के लिए कह रहा था। तो रियल नंबर्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं। अब हम जो है एक तो क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वो ये बताएगा कि वो बताए हमें कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये एक क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि ये किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। समझ रहे हैं ना? इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव। कितना आ जाएगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, क्या दिखाना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, ये लिख सकते हैं। आप हिंदी लिखते हैं तो निरंतर वर्धमान के लिए। अब निरंतर वर्धमान क्या होगा, एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो 2x इज माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू फाइंड करिए। 2x इज ग्रेटर देन 4, तो x इज ग्रेटर देन 4 2 जा, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 2। अब इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है x बिलोंग करता है 2 से आगे, 2 से ज्यादा, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब ग्रेटर देन लगा है ना, ग्रेटर देन लगा है, इक्वल नहीं लगा, तो ओपन इंटरवल इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। जब केवल ग्रेटर लगा या लेस लगा तो छोटा कोष्टक लगाते हैं, जब ग्रेटर इक्वल लगा होता है तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं। ये इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, बड़े कोष्टक को हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको।
ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? ओपन। और इसको पढ़ते हैं क्या? क्लोज। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। नहीं समझ में आया? अब मैं इसी को कह दूं कि निरंतर वर्धमान नहीं, निरंतर ह्रासमान किस में होगा? तो निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए क्या आएगा? एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x - 4 लेस देन 0। तो 2x लेस देन 4, x इज लेस देन 2। अब x लेस देन 2 आया तो हम इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग करेगा 2 से कम में। अब 2 से कम कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से 2। समझ में आया कि नहीं आया? जी ये इंटरवल पता है आपको? जी सर। नोट हो गया सर। नोट हो गया? जी तो ये तो लीनियर वाला आ गया था। एक और क्वाड्रेटिक वाला ले लेते हैं। उसको नंबर लाइन मेथड पता है आपको? नहीं पता? नहीं सर। एक क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -15x² प्लस 36x प्लस 6। अब इसको भी डेरिवेटिव निकालिए, इसका एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले। तो 3x² आएगा, 15 दूनी 30, x आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। 3 से चाहे चलिए काट देंगे बाद में, 3 से डिवाइड हो सकता है इसमें। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें बताना है कि किस अंतराल पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। तो हम लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, एस इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली के लिए क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x² - 30x प्लस 36 इज ग्रेटर देन 0। 3 से डिवाइड कर दीजिए, x² - 10x प्लस 3 कम 3 दूनी 6 इज ग्रेटर देन 0। अब जरा बताइए इसमें इंटरवल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर हो सकते हैं 12, प्लस करना है 4 3 12 नहीं होगा, 6 दूनी 12 नहीं होगा, नहीं होगा। फैक्टर होगा नहीं होगा? क्यों बताएं भाई कौशल? जी सर, नहीं होगा लग रहा। प्लस का है ना? जी तो ये प्लस का है तो फैक्टर 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के करेंगे तो 2 छक्का 12
2 3 6, 3 कम 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 6 दूनी 12, 6 2 8 ही आएगा योग, नहीं जी। आएगा, गलत आ रहा है क्या कुछ। तो अब इसमें हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें कि होल ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर कुछ संख्या मिस्टेक नोट कर ली होगी। या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 का गुणा करें, और ये किसका स्क्वायर हो सकता है आपका? 5, 4 का स्क्वायर का, तो 4 का और 16 होता है, 4 दूनी 8, नहीं आएगा, 10 आएगा, 5 दूनी 10, 25 में आएगा 10। तो फिर आपको यहीं तक जाना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर 25 कब बनेगा, इसमें को जब कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। ये कुछ मिस्टेक है इसमें, फैक्टर हो जाते यदि तो आसान हो जाता। यदि फैक्टर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। परफेक्ट स्क्वायर बना के करें तो नंबर लाइन भी यूज हो जाती है इसमें, यदि परफेक्ट स्क्वायर न बनता। तो इसकी परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही करना पड़ेगा, और तो कुछ चारा दिख नहीं रहा है। यदि या तो सवाल में मिस्टेक नोट किया है हमने, ये सवाल हो सकता है मिस्टेक रहा हो, या फिर हमने गलत नोट कर लिया हो, है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो बढ़ाने में इसमें ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये प्लस 25 मिल जाए। हाँ, प्लस 25 कब होगा? 12 में कितना जोड़ा गया? 13 जोड़ा गया, तो माइनस का क्या करना पड़ेगा? 13 करना पड़ेगा, तब ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 13 इज ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 13। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5 इज ग्रेटर दैन अंडर रूट 13 जाएगा, तो x इज ग्रेटर दैन अंडर रूट 13 प्लस 5। ये हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर ये ग्रेटर मिलेगा, समझ रहे? हेलो, जी सर। तो इसका थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अभी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया है ना। जी। अब क्वेश्चन दूसरा लेंगे तो फिर उसमें हम नंबर लाइन मेथड यूज करना बताएंगे। जी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यदि फैक्टर नहीं होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके जोड़ घटा करके आप इस तरह निकाल सकते हैं। जी। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद फिर आता है स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद आता है मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इन दोनों को बताने के लिए एक घंटा और चाहिए, एक पीरियड और एक्स्ट्रा जब लेंगे आपका, एक एक्स्ट्रा पीरियड लेकर के बाकी जो आपके बचे हुए हैं वो बताएंगे। क्योंकि आपके जो पीरियड थे वो 4 ही मिले हैं, 2 पहले से ख़त्म हो गए थे। 6 यदि होते तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता। तो इसलिए जो है आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट एक्स्ट्रा करके हम इसको जो है पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक।
जी है ना। अब क्योंकि आगे पढ़ाने के लिए और टाइम चाहिए, तो हम नेक्स्ट अब जो है जी अगले टाइम पे जो है इसको पूरा कराएंगे हैं। तो जी सर। ठीक है, ओके। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।